उस मीडिया को गोदी मीडिया के रूप में स्थापित कर चुके हैं। कुछ लोग भक्त मीडिया कहते हैं, कुछ बिकाऊ मीडिया कहते हैं, लेकिन वो मीडिया पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुका है, अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। हम दिन रात कोसते रहते हैं अर्णब गोस्वामी को, सुधीर चौधरी को, दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना वगैरह को, लेकिन क्या ये ऐसी शख्सियत हैं, क्या ये इतने ताकतवर लोग हैं कि अपने हिसाब से पूरे मीडिया के कंटेंट को तय कर सकें, या ये केवल एक कुछ जमूरे हैं जो किसी मदारी की इशारों पर अपना प्रस्तुति करते हैं। मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बात बेबात का, दीपक राय साहब का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस बातचीत के लिए। और ख़ास तौर पर इसलिए मैं आभारी हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विषय जैसा कि आप जानते हैं सांप्रदायिकता और मीडिया का वर्तमान चरित्र है, और हम सब जानते हैं कि दिन रात हमारा मीडिया किस तरह से व्यवहार कर रहा है, खास तौर से धार्मिक संदर्भों में, और धर्म पर आधारित जो भी राजनीति हमारे देश में चल रही है उसके कवरेज में हमारी मीडिया की भूमिका किस तरह की है, इसको लेकर देश भर में लगातार पिछले कई वर्षों से बातचीत हो रही है। और हम इसीलिए उस मीडिया को गोदी मीडिया के रूप में स्थापित कर चुके हैं। कुछ लोग भक्त मीडिया कहते हैं, कुछ बिकाऊ मीडिया कहते हैं, लेकिन वो मीडिया पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुका है, अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, ये हम लोगों की आम धारणा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हम इस मीडिया की प्रवृत्ति को किस तरह देखें, इस मीडिया के चरित्र को किस तरह देखें, किन संदर्भों में देखें, ये जो प्रवृत्ति बनी है, जो आकार लिया है उसने, उसकी क्या वजह है। हम दिन रात कोसते रहते हैं अर्णब गोस्वामी को, सुधीर चौधरी को, दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना वगैरह को, लेकिन क्या ये ऐसी शख्सियत हैं, क्या ये इतने ताकतवर लोग हैं कि अपने हिसाब से पूरे मीडिया के कंटेंट को तय कर सकें, या ये केवल एक कुछ जमूरे हैं जो किसी मदारी की इशारों पर अपना प्रस्तुति करते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत विस्तृत विषय है ये, और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि ये पहली बार इस तरह से मुझे सांप्रदायिकता के संदर्भ में मीडिया की प्रवृत्ति पर बात करने के लिए बात करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपको एक बड़ी तस्वीर और एक उसकी जो केंद्रीय विषय वस्तु है वहाँ तक आपको ले जाऊं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं और वहाँ मीडिया किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है। ये जो मीडिया दुनिया है जो पिछले 5-7 साल में खास तौर पर निर्मित हुई है, इसे पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। यानी उत्तर सत्य युग में हम रह रहे हैं, जिसमें सत्य बेमानी हो चुका है, सच की जगह झूठ ने ले ली है, फेक न्यूज ने ले ली है। और इसमें केवल मीडिया का योगदान नहीं है, मीडिया ने अपनी भूमिका जरूर अदा की है, लेकिन ये राजनीति जिस तरह की जन्म ली है और जिस तरह की राजनीति का विस्तार हुआ है, उसकी वजह से मीडिया ये जो पूरी दुनिया है जिसे हम पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड कहते हैं, वो उसने शेप लिया है। अब ये पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये पहले समझ लेना चाहिए कि ये पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड हम लोग क्यों कहते हैं। इस पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में एक तो हमने जैसा बताया कि सत्य को हाशिए पर ढकेल दिया गया है, और दूसरा उसकी जगह पर असत्य को, झूठ को स्थापित करने की कोशिश लगातार हो रही है। दूसरा ये है कि इस पूरे वातावरण में भावनाओं को और खासतौर से उन्माद को स्थापित कर दिया गया है, और हम सब न केवल राजनेता बल्कि आवाम को भी इस तरह से
उनके दिमागों पर असर डाल दिया गया है कि वो एक भावनात्मक स्तर पर ज़्यादा सोचते हैं, लॉजिकल तर्क के स्तर पर कम सोचने लगे हैं। तो जो तार्किकता का हम असर देखते थे 2, 2.5, 3 दशक पहले, जो धीरे धीरे लगातार क्षीण होता गया और अब विशुद्ध रूप से उन्माद का वातावरण बन गया है, तो वो केवल मीडिया नहीं, पूरी राजनीति और पूरे आप देखिए सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में तो आपको वो चीज़ नजर आ रही है। तो इस पूरे संदर्भ में मीडिया एक खास तरह की भूमिका के लिए उसको एक भूमिका दी गई है। तो एक तो ये चीज़ है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड है उसमें हमें मोदी जी दिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप दिखते हैं, अर्दोवान सरी के नेता दिखते हैं, इमरान खान दिखते हैं, इजराइल के बेन्यामिन नेतान्याहू दिखते हैं। इस तरह के जो जिनकी राजनीति और जिनके जो चुनाव अभियान और जिनकी जो एजेंडे हैं वो एक तरह की उन्माद से उत्प्रोत हैं, और उसमें एक नस्लवादी, एक सांप्रदायिक एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है, दबे छुपे नहीं, अब बिल्कुल खुले तौर पर आ चुका है। तो ये खास बात है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड की जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और उसमें इसको मैं 2-3 तरीके से देखता हूं। अगर थोड़ा सा पीछे हम आपको ले जाएं कि किस तरह से ये पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड बनकर हमारे सामने आया है, तो वहीं से आपको इस सांप्रदायिकता के स्रोत भी दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जब कम्युनिस्ट वर्ल्ड ढहा, जो समाजवादी दुनिया थी वो ढह गई 1986-85 के आसपास, तो एक वैचारिक शून्य खड़ा हुआ, विचारधारा का शून्य खड़ा हुआ, और ये मान लिया गया कि अब तो केवल पूंजीवाद ही चलेगा, और उस पूंजीवादी विचारधारा ने पूरी दुनिया पर अपना एक प्रभुत्व कायम करने की एक मुहिम शुरू कर दी, और उस विचारधारा ने लोगों के दिमाग में असर डालना शुरू कर दिया। ये 85-86 में हुआ। और आप 2 चीजें इस दशक की ध्यान रखिए, 80 के दशक की। एक तो ये कि अफगानिस्तान से रूस को भगाने के लिए अमेरिका ने जो रणनीति अपनाई थी, जिसने तालिबान और अलकायदा को जन्म दिया, एक वो रणनीति थी जिसने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के आतंकवाद को पैदा किया। तो एक वो था, और दूसरा भारत की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक बड़ा सांप्रदायिक अभियान राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आता है। और ये दोनों आप देखिए एक दूसरे को पुष्ट भी करते हैं, मजबूत भी करते हैं, और यही प्रवृत्तियां धीरे धीरे आपको अपने मीडिया में भी आते हुए दिखेंगी। फिर आपको 2 तारीखें और याद रखनी चाहिए। एक तो 1991 की तारीख, जब भारत में आर्थिक उदारवाद की आंधी आ गई, और उस आर्थिक उदारवाद ने एक उपभोक्तावाद पैदा किया, जिसमें जो मध्य वर्ग है उसकी भूमिका, उसके सोच को बदल डाला, और वो सामाजिक सरोकार से हटकर सिर्फ उपभोग में लग गया, और जिसकी वजह से जो इस तरह की जो ताकतें जो 80 के दशक में हावी हो रही थी, उनको और भी बड़े जोर शोर से मौका मिला कि एक वैचारिक शून्यता, दक्षिण पंथ का पूरी राजनीति पर हावी होना, ये इसका सिलसिला शुरू हो गया, और उसमें इस तरह की राजनीति को फलने फूलने का मौका मिल गया। ये सिलसिला चलता रहा, और फिर अगली तारीख आपको याद रखनी है 2014 की, जब नरेंद्र मोदी सत्तारूढ़ होते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है, और अच्छे खासे कहना चाहिए ताकत के साथ आती है। पहली बार इतनी सीटों के साथ वो सत्ता पर काबिज होती है, और अपने एजेंडे को लागू करना शुरू करती है 2014 में। और फिर 2019 में जब उसे बहुत ही शानदार जीत मिलती है, तो फिर वो बेलगाम हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके उसने 3-4 कदम तुरंत उठाए हैं, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, धारा 370 का हो, CA NRC का हो, और लगातार उस तरह का ये सिलसिला चल रहा है। तो ये राजनीतिक संदर्भ हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसने राजनीति ने जिस तरह से हमारे समाज को बदला है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब इस संदर्भ के बीच में मीडिया को हमको देखना है कि मीडिया का जो चरित्र है,
एक सांप्रदायिक चरित्र है, इस पर हम थोड़ा बाद में आते हैं। लेकिन मीडिया का चरित्र किस तरह से बनाया गया उस पर आते हैं पहले। इस जो थियोडोर अडोर्नो हैं, एक समाज विज्ञानी हैं, जिन्होंने कहा है कि हर अर्थव्यवस्था अपने लिए एक कल्चरल इंडस्ट्री बनाती है, सांस्कृतिक उद्योग का निर्माण करती है, और उस सांस्कृतिक उद्योग का मीडिया एक हिस्सा होता है। और इस सांस्कृतिक उद्योग का काम क्या होता है? जो भी सत्ता में लोग हैं, शासक वर्ग हैं, उनके हिसाब से एक सांस्कृतिक वातावरण बनाना, उनकी स्वीकृति के लिए, ना कि असहमति के लिए, ना कि प्रतिरोध के लिए, बल्कि जो नीतियां चल रही हैं उनको लोगों के दिमागों में उतारना है। तो एक ये व्यवस्था बननी जो पहले थी उसमें भी थी, लेकिन जब नव उदारवाद आया तो उसने अपने लिए एक खास तरह के मीडिया को रचना शुरू किया। नव उदारवाद आप जानते हैं कि बाजारवाद उसका एक रूप है, बाजारवाद उसका एक हिस्सा है, और बाजारवाद ने मीडिया को उस पूरे राजनीतिक प्रयोजन के लिए और उस शासक वर्ग की जरूरियात के हिसाब से ढालने का काम शुरू किया। आप लोग बार बार टीआरपी का जिक्र सुनते हैं, आपस में बातचीत भी करते होंगे। तो ये टीआरपी जिस पर मैंने शोध किया है, मेरी डॉक्टरेट उसी पर है। तो ये टीआरपी की क्या भूमिका है? टीआरपी की भूमिका केवल इतनी नहीं है कि आप उसके जरिए ये जान सकें कि फला चैनल या फला प्रोग्राम कितना पॉपुलर है। ये हमें सिर्फ इतनी जानकारी दी जाती है, लेकिन दरअसल टीआरपी पूरे कंटेंट को बाजार की जरूरत के हिसाब से ढालने का काम करती है, उन आर्थिक नीतियों के लिए मददगार साबित होती है। और ये लगातार टीआरपी ने जिस तरह से मीडिया के चरित्र को बदला है, ये आप कई स्तरों पर देख सकते हैं। सनसनीवाद जो आया है मीडिया में, या छिछलापन आया है, वो भी इसी टीआरपी की देन है। फिर कंज्यूमरिज्म की बात हम करते हैं, जो जब टेलीविजन रंगीन हुआ हमारे यहाँ 1982 में एशियाड के समय, और उसके बाद मैगी वगैरह के विज्ञापन आने शुरू किए, तो फिर उसके बाद उसका चरित्र बदला और वो बाजारोन्मुख बनता चला गया। और उसमें जब बाजार की जरूरियात के हिसाब से मीडिया ने ढलना शुरू किया, तो उसके बाद उसके लिए जन सरोकार कोई मायने नहीं रखने लगे। और जब मैं बाजार की बात करता हूं तो ये केवल वो बाजार नहीं है जहां से आप चीजें खरीदते हैं, बल्कि एक राजनीति का भी बाजार है। राजनीति के बाजार की भी अपनी जरूरियात हैं, और राजनीति का बाजार भी अपना एजेंडा सेट करता है। तो आप एजेंडा सेटिंग की बात सुनते होंगे, और सहमति के निर्माण, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, नोम चॉम्स्की की अवधारणा है, प्रोपेगेंडा मॉडल वहां से आया है। प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो ये चर्चित चीजें हैं। किस तरह से पूरा मीडिया का कंटेंट बनता है, उसको कौन फिल्टर करता है। 5 फिल्टर नोम चॉम्स्की में बनाए हैं, जिसमें से कारपोरेट, बाजार, सरकार, ये तमाम चीजें, सेना, ये तमाम फिल्टर हैं जो तय करते हैं कि मीडिया में क्या जाएगा, और उसको वो सत्ता शासक वर्ग के अनुकूल ही होता है। तो टीआरपी की भूमिका इस तरह से कंटेंट के निर्माण के लिए उसको, चूंकि ये विज्ञापन दाताओं के लिए टीआरपी है, टीआरपी उनके लिए बनाई जाती है। विज्ञापन दाताओं की अपनी जरूरतें होती हैं, उन्हें एक ऐसा वातावरण टेलीविजन पे चाहिए होता है जिसमें जो दर्शक हैं उनके प्रोडक्ट को इत्मीनान से देखें और उनके खरीदारी का मूड बना रहे। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि कोई भी गंभीर चीज ना आए, कोई भी ऐसी चीजें ना आए जो दर्शकों को परेशान करें, उनको गंभीर बनाएं। इसीलिए किसानों की आत्महत्याओं की बात मत करो, गरीबी की बात मत करो, बेरोजगारी की बात मत करो। ये तमाम गंभीर मुद्दे जो हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो इसलिए वो छिछलापन लगातार आता चला जाता है और वो बढ़ता चला जाता है।